बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से लिंग परीक्षण का धंधा चल रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करने पर मामले का खुलासा हुआ। दरअसल शिकायतकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ता अपनी बेटे के साथ मिलकर गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराती है। इसके लिए 20 से 40 हजार रुपए की मांग की जाती है। इस काम में आशा कार्यकर्ता के साथ स्थानीय एजेंट भी सक्रिय है। वहीं आशा और शिकायतकर्ता के बीच बातचीत का पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। अच्छा, कितने लेंगे आप? 9,000 रुपये लेंगे पूरा। 9,000 रुपये लेंगे। अरे हमें दिखवा दियो, हम पैसा भैया, अलग से दे देंगे। ये हाथ जोड़ रहे, ये कम नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो कम ना है वो ना करेंगे, जेल कोई नहीं जाएंगे। 9,000 बताओ। हमारे तुम तो यहाँ की हो, हमारे बम्बई से आ रहे हैं, हमारे बहन भेजे थे। 30,000 रुपया लेते हैं किराए उसकी और इसकी। अब वो हुआ से आता भाई इतने दूर से आ रहा है, 30,000 रुपये पूरा लेते हैं। और उससे हम कह देते तू 10,000 दे दिया तो तू जितना अभी तो खुद अभी आ रहा है, हमारी बहन के साथ एक आ रहा है अभी हमारे परसों बम्बई से आते हैं। वायरल वीडियो में आशा ग्राहकों से पैसे की बात करती नजर आ रही है। वीडियो में वह साफ कहती सुनाई दे रही है कि ये काम सिर्फ भरोसे का है, जिस पर परिजन बने शिकायतकर्ता ने बताया कि पिछली बार कहीं और से काम कराने पर उनका काम खराब हो गया था। इस पर आशा ने बताया कि उसके पास पंजाब, मुंबई, सितारगंज जैसी जगहों से परिजन लिंग की जाँच कराने आते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि फतेहगंज पश्चिमी में अवैध रूप से लिंग परीक्षण की जाँच का मामला सामने आया है। पूरे मामले में डॉक्टर RN सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। मामले में 2 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। और उसने तुरंत सफाई कराई होनी और तुरंत 20,000 रुपये उसके खर्चा हुआ। मतलब वही चीज़ निकली जो बताइए। लड़की बताए, लड़की नहीं, क्योंकि हमने हजारों काम कराया, तुम्हारा ये एक नहीं है। मुझे गलत नहीं बताया, हमारे 2 बार हो चुका गलत नहीं होंगे। हमारी एक ने रुड़की कराया है, रुड़की भी जो बताया यहाँ भी डॉक्टर ने वही बताया, उसके दिल ने ना मानी और उसे दिखाया दिए, समोसे निकाल के उसे दिखाया, देखो तुम ना मांगा, तुम्हारा दिल ना टोक रहा, ये देखो समोसे निकाले, वही है, कोई झूठ थोड़ी बोले। पता तो लगा, संज्ञान में आया कि आशा जो है वो कोई फतेहगंज पश्चिमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो जो हमारे यहाँ जो अल्ट्रासाउंड सेंटर होते हैं उसमें किसी में वो ये दावा कर रही है कि हम उसमें अपने प्रयासों से कुछ लड़का लड़की का टेस्ट का कुछ उसमें संबंध में बात कर रही है वो, कि हम उसको करा देते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा था मुझे वीडियो देख के। तो मैंने उसके संबंध में जांच कमेटी बनाई है जो कि इसके बारे में तहकीकात करेगी, और उसके बाद तहकीकात करने के बाद जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ रजा एक्शन कमेटी एक्शन में दिखाई दी। इस दौरान कहा गया कि वसीम रिजवी ने कुरान का अपमान कर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और देश की शांति भंग करने का प्रयास किया। लिहाजा वसीम रिजवी पर रासुका और राजद्रोह लगाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी ख्वाजा कुतुब कार्यालय से लेकर नवल्टी तक प्रदर्शन करते हुए निकले और वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आज नबी आला हजरत अदनान मियां साहब क़िबला ने ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने जो ज्ञापन आज दिया है वो एक वसीम रिजवी नाम का एक शख्स है, इसका ताल्लुक़ लखनऊ से है। उसको तो उसके समाज ने भी खारिज कर दिया है। उसने कुरान अज़ीम की 36 आयत करीमा को निकालने की बात कही सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसने दाखिल की है, तो उसमें उसने कहा इन 26 आयतों में जो है आतंकवाद का दर्ज दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि कुरान अज़ीम की किसी भी आयत में आतंकवाद का दर्ज नहीं दिया जाता है। कुरान अज़ीम क्या है, जो आसमानी 4 किताबें उनमें किसी में भी आतंकवाद का दर्ज नहीं दिया जाता है, बल्कि मोहब्बत का दर्ज दिया जाता है और छोटों पे शफ़क़त, बड़ों से मोहब्बत का दर्ज दिया जाता है। उसने उसको निकालने की बात कही है। हम ये कहते हैं वो तो 26 आयतों की बात करता है। वसीम रिजवी जो खबीस किस्म का आदमी है, उसका एक नुक्ता भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इधर से उधर करना। और हमने मांग की है, ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी ने मांग की है, तमाम पदाधिकारियों ने मांग की है, अहले सुन्नत वल जमात ने मांग की है कि उसके खिलाफ NSA की कार्रवाई और रासुका की कार्रवाई हो। वसीम रिजवी ने जो एक खबासत की है, जो कुरान मुक़द्दस के खिलाफ उसने जो है आवाज़ उठाई है कि 26 आयतें ऐसी हैं जो कुरान से निकाली जाए। वो कुरान की आयतों को नहीं जानता, कुरान का मफ़हूम क्या है, मतलब क्या है, कुरान की हिस्ट्री को उसने नहीं पढ़ा है। माशाअल्लाह जो लोग कुरान को जानते हैं, कुरान की अज़मत को समझते हैं, वो कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकते। और मैं तो ये कहूँगा कि जो है जो अगर वसीम रिजवी से अगर किसी ने कहलवाया है तो बहुत बड़ी भूल पर है वो लोग।
कुरान को वसीम रिजवी क्या कोई भी ताकत, कोई भी हुकूमत कुरान के एक नुक्ते को भी नहीं हटा सकती। कुरान जैसा था माशाल्लाह वैसे ही आज भी है, और कुरान जो है मानवता का, समता का पैगाम देता है, शांति का प्रचार करता है, अज्ञानता को मिटाता है, ज्ञान का दीप जलाता है। बरेली की तहसील बहेड़ी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शिरकत करने पहुंचे। यहां जयंत चौधरी केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों को नाकारा बता डाला। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी मुख्यमंत्री ऑफिस का फोन तक रिसीव नहीं करते वो आम जनता की क्या सुनेंगे। किसान महापंचायत में सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान और पूर्व विधायक सुल्तान बेग भी मौजूद रहे। लोग इन कानूनों को स्वीकार नहीं कर रहे, जगह जगह पंचायत करके वो इस बात को इजहार कर रहे हैं। बात सरकार को महसूस करनी चाहिए, सरकार कानून वापस ले और एमएसपी के लिए कानूनी कोई प्रक्रिया, कोई ऐसा यंत्र बनाए, तंत्र बनाए। ये किसानों की मांग है। सर, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम तो चलाएंगे ही, लेकिन जो किसान बैठे हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया। 111 दिन हो चुके तब भी डट के बैठे हैं, और उन्होंने कहा है 100 दिन की बात नहीं, लड़ाई नहीं है, तो 200 दिन भी बैठना पड़े तब भी तैयार। सर, ये लोग हमारे किसानों को जो खालिस्तानी और आतंकवादी बोल रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीढ़ की हड्डी देश की आज भी खेती से जुड़ा हुआ इंसान बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। उनके बच्चे, घर के लोग देश की रक्षा में तैनात हैं। इनका अपमान मतलब देश का अपमान, तिरंगे का अपमान, राष्ट्रीयता का अपमान है। वे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने भी बातें की हैं वे देश से जुड़े हुए लोग नहीं। केंद्र सरकार ने संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक पेश किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। वहीं इस बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है। बरेली में आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष जनक प्रसाद की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कहा गया कि संसद में ये बिल लाकर दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। बिल पास होने के बाद एलजी के पास सारी शक्तियाँ होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में रोज़ बरोज़ जनता हितों में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक काम कर रही है। पिछले कई सालों में देखा, वो सरकार जिसने बिजली हाफ का नारा दिया था, उसने दिल्ली में 200 यूनिट बिल्कुल फ्री कर दिए, पानी माफ़ कर दिया, पानी फ्री कर दिया, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित जितनी भी सुविधाएं थी सब फ्री दिल्ली के अंदर कर दी गई। और हाल ही में पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली की बसों में दिल्ली वासी, हमारी माँ बहनें, प्यारी बच्चियाँ, हर तरह से किसी भी दूरी को तय करने में 1 पैसे का भी उनसे टिकट या चार्ज नहीं लिया जाता। यानी दिल्ली में बस यात्रा बिल्कुल फ्री कर दी गई है। आज ज्ञापन देने का उद्देश्य यह है, अभी हाल ही में कई और ऐतिहासिक काम दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फ्री सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देने जा रही थी, जिससे देश के अंदर, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर केंद्र की तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार एक सदन के अंदर बिल लाने की कोशिश कर रही है। एक बिल लाया गया है, एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल जी के ज़रिए उनके द्वारा दिल्ली सरकार के बचे खुचे अधिकारों को भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बरेली बार अधिवक्ता 12 मार्च से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। अधिवक्ताओं की मांग है कि सचिव अमर भारती का देहांत हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन बार अध्यक्ष अपनी मनमानी से सचिव का चुनाव नहीं करा पा रही हैं। इसके अलावा लगभग 40 लाख रुपए अधिवक्ताओं को कोरोना काल की आर्थिक राशि आई हुई है। इस राशि का भी अधिवक्ताओं को वितरण नहीं किया गया है। ये धरना 17 तारीख से चल रहा है और यहाँ पर 12 तारीख से चल रहा है और आज चौथा दिन है। और यहाँ के जो बरेली बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष जी हैं, तानाशाहीपूर्ण उनका रवैया है, उनकी शिकायतें हैं। सहायक रजिस्ट्रार चेंट एंड फंड सोसाइटीज़ में भी उनके खिलाफ अधिवक्ता, जो बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी अधिवक्ता साथी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ शिकायत की है। उनके खिलाफ डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत है और हर अधिवक्ता उनसे त्रस्त है, क्योंकि बरेली बार एसोसिएशन की तरफ से भी
22 लाख रुपए की धनराशि वितरित होना है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से भी 16 लाख रुपए लगभग धनराशि अधिवक्ताओं में वितरित होना है, क्योंकि ये कोरोना महामारी के समय आर्थिक तंगी से अधिवक्ता साथी गुजर रहे थे, तो उस समय बार काउंसिल ने भी दी थी। 2 लाख पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की भी धनराशि बार के खाते में आई हुई है और ये अध्यक्ष जी श्री घनश्याम शर्मा जी तानाशाही पूर्ण रवैया अख्तियार किए हुए हैं और हठधर्मिता दिखाते हुए इन चीज़ों से अभी कोई आश्वासन नहीं है उनका और ना बांटने के लिए तैयार हैं। दिनांक 12/3/2021 से एक ज्ञापन हमने दिया था जिला अपने अध्यक्ष बरेली बार एसोसिएशन को कि सचिव पद का चुनाव कराया जाए और बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा 16.5 लाख रुपए जो दिए गए हैं उनको अधिवक्ताओं को वितरित किया जाए और बार का जो खाता है उसे पारदर्शी बनाया जाए। इन बिंदुओं के संबंध में 11/2/2021 को हमने अध्यक्ष बरेली बार को ज्ञापन दिया था। उनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई ना करने के बाद हमने दिनांक 10/3/2021 को जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे अध्यक्ष द्वारा उस पर कोई कार्रवाई, जो प्रार्थना पत्र दिया कार्रवाई नहीं की गई, उसके सब्जेक्ट में 12/3/2021 को कर्मिक अनशन करेंगे। उसी के तहत हम दिनांक 12/3/2021 से आज 17/3/2021 से कर्मिक अनशन पर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक लगातार हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल ने बुधवार को तहसील सभागार में जन सुनवाई के दौरान महिलाओं की समस्याओं को सुना। दहेज से लेकर तलाक और धोखाधड़ी तक के मामलों में उन्होंने सुनवाई की। उन्होंने बताया कि अधिकतर केस कोर्ट में चले जाते हैं तो कोई सहायता करना मुश्किल होता है। कोर्ट में गए मामलों पर विधिक सहायता दी जाती है। पहली सुनवाई के दिन बहुत ज्यादा महिलाएं देखने को नहीं मिली। फिर भी उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जन सुनवाई में आएंगी उनको समय से न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। जन सुनवाई के बाद महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल लाल फाटक स्थित वृद्ध आश्रम पहुंची, जहां मौजूद वृद्ध महिलाओं से बातचीत कर उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनके साथ वक्त बिताया। देखिए अभी तो 2-3 केस आए और केस फर्क ढंग के हैं। दहेज को लेके भी, तलाक को लेके भी और धोखाधड़ी जो उधार पैसा लिया जाता है उसके लिए भी, आशा बहू का भी है, वो डिफरेंट टाइप के केस सामने हैं। इस तरीके के दहेज प्रथा के लोग परेशान महिला दफ्तर को लेके जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या किस तरीके की मदद की है? एक्चुअली अधिकतर केस जब कोर्ट में चले जाते तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो कोर्ट में चले गए उनको फ्री विधिक सहायता के लिए यहाँ पर लिखा है DPR।